हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल हिस्ट्री की पाठशाला। एंड आज फाइनली म्यूजिशियन किंग वाले वीडियो का पार्ट 2 आ चुका है। एंड जो टॉपिक्स पिछली बार रहते थे हम आज उनको कवर करेंगे। तो इस वीडियो को भी दो सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, जिसके 4 और सब पार्ट्स हैं। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पूरे टॉपिक से बन सकते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले आपको पता है क्या ही करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, वो तो आप कर ही दोगे, है ना। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन का। तो एडमिनिस्ट्रेशन में देखो, कोई भी एरिया होता था, किंगडम होता था, एम्पायर होता था, उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए लैंड रेवेन्यू होनी बहुत जरूरी होती थी। तो किंग जो था वो अपना सपोर्ट लेता था इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और बाकी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लोगों का। अब वो क्यों लेता था? उसको भी कहीं से रिसोर्सेज चाहिए होते थे किंग को भी। अब किंग ऐसा तो है नहीं कि कोई मतलब समझ ही गए ना। और उसके बाद कैसे लेता था सपोर्ट वैसे लेता था, या तो उनको अपने कोर्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स की उपाधि दे दी गई, नहीं तो उनको वैसे जमींदार सामंत ये सब बना दिया। और जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रूल्स थे कुछ किंगडम में, या फिर रूल्स नहीं, आप बेसिक मतलब वो कह सकते हो, एक सिस्टम था उनको रूल करने का। तो पहला था हेरिडिटरी पोजीशंस होती थी। जैसे हमने हरीश सिन्हा के बारे में पढ़ा था, जो कोर्ट पोइट थे हर्षवर्धना जी के, जिन्होंने हर्षवर्धन भी लिखी थी। हरीश सिन्हा जो थे वो चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे। चीफ जुडिशियल ऑफिसर की पोस्ट पहले उनके पापा के पास थी, उसके बाद हरीश सिन्हा जी के पास आ गई। तो ये होगी हेरिडिटरी पोजीशंस की बात। नेक्स्ट आता है मोर देन वन पोस्ट। अब फिर से टारगेट कर लेते हैं हरीश सिन्हा जी को। वो कोर्ट पोइट थे, उन्होंने प्रशस्ति लिखी हर्षवर्धना जी के बारे में। उसके बाद वो एक इम्पोर्टेंट मिनिस्टर भी थे। उसके बाद वो मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस भी थे। उसके बाद वो चीफ जुडिशियल ऑफिसर भी थे। चार पोस्ट एक इंसान के पास थी। जैसे हमारे मोदी जी ले लो, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल उनके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस भी उनके पास है, और प्राइम मिनिस्टर तो नहीं। वैसे ही हरीश सिन्हा जी, उनके पास भी 4 पोस्ट, तो मोर देन वन पोस्ट वाला पॉइंट हो गया। तो अब जो किंग होता था, अब ऐसे लोग हैं किंगडम में जितना उसको रिसोर्सेज दे रहे हैं किंग को, तो किंग को भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, मतलब उनको खुश रखना पड़ेगा। खुश कैसे रखा जाता था? उनको दे दी जाती थी सारे के सारे जो प्रायोरिटी थी, उनको दे दी जाती थी कि सारी मैटर्स होंगे उन पर वो बोल सकते थे। कॉमन लोग कॉमन रह जाते थे। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन के नेक्स्ट सब टॉपिक पे पहुंचते हैं, जो कि है आर्मी। देखो, आर्मी में किंग की जो आर्मी थी वो बहुत वेल मेंटेन्ड और प्लान्ड होती थी। कैवलरी सोल्जर्स होते थे, आर्टिलरी होते थे, हॉर्सेस होते थे, कैरेजेस होते थे, ठीक है, और बाकी सोल्जर्स तो ऑफ कोर्स होते ही थे आर्मी में, है ना। अब जो आर्मी थी उसको हैंडल कौन करता था? सामंत। याद है पिछली वीडियो में पढ़े थे, वही सामंत आर्मी इसको हैंडल करते थे। कैसे? अब जब भी किंग को किसी सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट होती थी तो सामंत होते थे, सामंत देते थे उनको, सोल्जर्स प्रोवाइड करते थे। इक्विपमेंट की होती थी तो सामंत प्रोवाइड करते थे। अब इन बेचारों को सैलरी तो मिलती नहीं थी कैश में, कॉइन में, तो इनको सैलरी नहीं मिलती थी तो और क्या मिलता था? ग्रांट्स ऑफ लैंड मिलते थे, लैंड के छोटे छोटे टुकड़े मिलते थे। अब इस लैंड पर ऐसा तो है नहीं कि जाके बस जाएंगे, इनसे कुछ उनका हो जाएगा, सैलरी मिल जाएगी हर महीने। ये क्या करते थे, लैंड पर जो भी आबादी होती थी, जो लोग रह रहे होते थे उस लैंड पर, वो उस लैंड के लोगों से लैंड रेवेन्यू लेते थे, ठीक है। और लैंड रेवेन्यू लेते थे, उससे वो क्या करते थे, एक तो अपना घर चलाते थे, उसके अलावा वो जो किंग के लिए ट्रूप्स मेंटेन करना हो गया, आर्मी के लिए सोल्जर्स प्रिपेयर करना हो गया, इक्विपमेंट लाना हो गया, वो ये सब काम भी नहीं, ग्रांट्स ऑफ लैंड से जो पैसे आते थे उन्हीं से कर लेते थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है असेंबलीज का। तो जो पल्लवा किंग की इंस्क्रिप्शंस थी उनमें असेंबलीज का बहुत ज्यादा जिक्र हुआ था। तो असेंबलीज क्या थी? पहली असेंबली थी सभा में प्रॉपर्टीड ब्राह्मण्स, वो ब्राह्मण जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, जिनके पास लैंड होता था, वो उनकी असेंबली को कहा जाता था सभा। उसके बाद उनसे नीचे होता था उर्ड जो असेंबली होती थी उसमें प्रॉपर्टीड नॉन ब्राह्मण्स, ऐसे लोग जो ब्राह्मण्स के अलावा क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए। शूद्र के पास तो कैसी प्रॉपर्टी हो सकती थी? ऑफ कोर्स वो प्रॉपर्टीड मैन, जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, और जो ब्राह्मण नहीं होते थे वो होते थे और असेंबली में। और लास्ट होते थे नगरम असेंबली, जो बाकी कॉमन पीपल बच गए, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स,
और बाकी सारे शूद्र जो नॉन प्रॉपर्टी लोग हैं वो सारे के सारे नागरम असेंबली में होते थे। अब हमारा लास्ट सब टॉपिक कालिदास। कालिदास जो थे वो किंग के बहुत ज्यादा मतलब समुद्रगुप्त के बहुत ज्यादा फेमस कोर्ट पोइट थे एक, और उन्होंने एक प्ले लिखा था, आपने नाम सुना ही होगा कहीं ना कहीं, अभिज्ञान शाकुंतलम। उन्होंने एक प्ले लिखा था। वैसे तो इस प्ले के बारे में हमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा जान लो कि किंग दुष्यंत और एक लड़की थी शकुंतला, उनके बीच की लव स्टोरी थी ये, ठीक है। इससे ज्यादा प्ले के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक फुल वीडियो बनाऊं तो मेरे को कमेंट्स में बताना, नहीं तो मैं कम्युनिटी पोस्ट डालूंगी, उसमें वोट कर। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इस टॉपिक में से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन में कि कौन से दो पैटर्न्स थे, सिस्टम्स थे जिनके बेसिस पर जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो किंगडम्स की होती थी। सेकेंड क्वेश्चन, जो सेकेंड टॉपिक था हमारा आर्मी वाला, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि किंग की आर्मी में क्या क्या वो होते थे, मतलब क्या लोग होते थे वहां पर, या क्या किंग्स रिसोर्सेज का यूज किया जाता था आर्मी में, कैवलरी, आर्टिलरी फोर्सेस और कैरेजेस, ये इन सब का रिसोर्स किया जाता था आर्मी में। नेक्स्ट है सामंत। अब ये आर्मी का पूरा सिस्टम को चलाएगा कि सामंत जो थे वो कैसे आर्मी को कंट्रोल करते थे। उसमें हमें क्या बताना है कि सामंत जो थे उनको सैलरी नहीं मिलती थी इन फॉर्म ऑफ कैश और कॉइन्स, तो इनको ग्रांट्स ऑफ लैंड मिलते थे जिनमें से लैंड रेवेन्यू लेते थे, और लैंड रेवेन्यू से फिर ये लोग अपना घर चलाते थे, और किंग के लिए जो सोल्जर्स होते थे, इक्विपमेंट्स होती थी, उन सबको मेंटेन करते थे। नेक्स्ट, ये जो तीन असेंबलीज हैं इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि सभा क्या होती थी, उर क्या होती थी, नागरम क्या होती थी। ये तीन क्वेश्चन सेपरेट, और एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो सभा और नागरम, ये क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब द असेंबलीज इन द सदर्न किंगडम्स ड्यूरिंग द पल्लवा पीरियड, ठीक है, क्योंकि मैं तो हमें इनसे पल्लवा किंग के इंस्क्रिप्शंस में से ही पता चला है, तो हम पल्लवा किंग को ही लेकर चलेंगे कि पल्लवा किंग के टाइम पर कौन सी असेंबलीज होती थी। नेक्स्ट आ सकता है कालिदास के बारे में छोटा सा क्वेश्चन आएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में थोड़ा सा बताना होगा, या एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे, कालिदास थे, ठीक है। हरिसेना की ये वाली सारी पोस्ट ये मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएंगे, बट स्टिल हमें पता होनी चाहिए पोस्ट कौन कौन सी थी। और अब पिछली वीडियो में जो सारे क्वेश्चंस बन रहे थे एक बार उनको भी देख लेते हैं। उससे पहले आप लोग एक मिनट ले लो बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेने के लिए, बिकॉज मुझे कुछ और लिखना पड़ेगा यहाँ पर, इसको इरेज करके। एंड अब चलते हैं वीडियो के अगले सेगमेंट। सो वेलकम। नेक्स्ट जो सेगमेंट आ सकता है वो है, एक क्वेश्चन आ सकता है समुद्रगुप्त के बारे में। हमने सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करा था पिछली वीडियो, अगर आपने नहीं देखी तो आई डोंट थिंक आप ये वीडियो देख पाओगे कुछ समझते हुए, क्योंकि ये वीडियो पिछली वीडियो की पार्ट 2 है, तो ऑफ कोर्स यू नीड द नॉलेज ऑफ द प्रीवियस वीडियो, यू नो। तो समुद्रगुप्त जी की बायोग्राफी आएगी पूरी की पूरी, मैंने बोर्ड पर लिखी थी, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में उसको लगा चेकआउट कर लेना। गुप्त डायनेस्टी के थे, उनकी मदर का नाम था, फादर का नाम था, ये सारा कुछ था उसके अंदर। एंड उसके बाद समुद्रगुप्त के कोर्ट में जो इम्पोर्टेंट लोग थे वो कौन थे, एक तो आर्यभट्ट थे, कालिदास थे, और उसके अलावा समुद्रगुप्त के कोर्ट में उनके कोर्ट पोइट थे, कालिदास थे, आर्यभट्ट थे, और ऑफ कोर्स उनके जिन्होंने प्रशस्ति लिखी वो भी थे। समुद्रगुप्त की टेरिटरी एक्सपेंडिचर, अब अगर आपको याद हो तो यहाँ पर इसी पार्ट पर बोर्ड कर यहाँ पर 4 एरियाज के बारे में लिखा हुआ था, दक्षिण पथ, बिहार, नेपाल, आसाम, इन सब के बारे में लिखा हुआ था आउटलाइन एरियाज, कि उन्होंने अपनी टेरिटरी कैसे एक्सपेंड करी। 9 रूलर्स थे आर्यवर्त में, उन्होंने उनकी टेरिटरी एनेक्स कर ली थी। उसके बाद दक्षिण पथ में 12 रूलर्स थे, उन्होंने उनकी टेरिटरी जो थी उन्होंने सरेंडर कर दिया था, तो उनकी टेरिटरी उनको वापस दे दी गई थी। उसके अलावा आसाम, नेपाल, बिहार, यहाँ से इनको ट्रिब्यूट्स आती थी समुद्रगुप्त को। और उसके अलावा आउटलाइन एरियाज जो थे ये इनको अपनी डॉटर्स ऑफर करते थे मैरिज के लिए। नेक्स्ट हर्षवर्धन हमारे टॉपिक में आ सकता है, वो डिफीटेड हर्षवर्धन। हमने देखा था कि उन्होंने मगधा किंगडम, बंगाल, इन सब एरियाज में तो एक्सपेंड कर लिया, बट जब डेक्कन में गए तो पुलकेशिन II ने इन्हें रोक लिया। तो किसने डिफीट किया था हर्षवर्धन को? पुलकेशिन II ने। नेक्स्ट था पल्लवा किंगडम प्लस कैपिटल। पल्लवास का जो किंगडम था कहाँ था? अराउंड कावेरी डेल्टा, जहाँ पर उन्होंने कौन सी फैमिली बिठा रखी थी? मुतद्रैयार फैमिली,
जिनको किसने डिफीट किया था वो आप कमेंट्स में जल्दी से लिख के बता दो। और इनका कैपिटल क्या था, कांचीपुरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है चालुक्य किंगडम और कैपिटल। चालुक्यस का किंगडम कहाँ था? चालुक्यस का किंगडम था रायचूर द्वार के आसपास और उनका कैपिटल था आईहोल, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। और उसके अलावा जो चालुक्यस का टेम्पल्स बनाए गए थे कैपिटल के अंदर, इसलिए वो रिलीजियस प्लेस भी बन गया था। उसके बाद हमने सामंत की बात करी थी। वैसे तो इस चैप्टर में से तो नहीं आएगा, लेकिन वो टॉपिक था तो टॉपिक के बारे में पूछा जा सकता है, तो सामंत के बारे में आ सकता है। वैसे तो हम मेडाइवल हिस्ट्री में स्टडी करेंगे तो ये क्वेश्चन दोबारा डिस्कस होगा, बट अभी मैं बता देती हूँ कि जो ओवरथ्रो हुए थे चालुक्यास और पल्लवास, राष्ट्रकूटास और चोलास के द्वारा, उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है सामंत के रिलेटेड। सो एवरीवन, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर देना। और अगर आप चैनल पर नए हो, वेलकम टू दिस चैनल, सब्सक्राइब करके रहना, ऐसे मैं नहीं जाने दूंगी आपको। तो मिलते हैं फिर अगले मंडे। जय हिंद।